नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है इंडिया को। भारत की 55% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और भारत इससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू अर्न करता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर को जानना। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो क्यों है? क्योंकि भारत में प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में कृषि को इस्तेमाल किया जाता है। भारत के हर 3 में से 2 लोग खेती करते हैं, यानी कि 2/3 लोग खेती पे डिपेंड करते हैं। भारत में फूड ग्रेन्स के अलावा जो है रॉ मटेरियल का भी उत्पादन किया जाता है और ये रॉ मटेरियल सीधा इंडस्ट्रीज़ को भेज दिया जाता है और उस इंडस्ट्रीज़ को भेजने से हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। जैसे प्रोडक्ट्स है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को सीधा विदेशों में व्यापार के लिए भेजा जाता है, जिससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया अर्न करता है। भारत की कमाई का मुख्य स्रोत जो है कृषि है और इसलिए कृषि को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में अगर कृषि इतना इंपॉर्टेंट है तो कितने तरीके की फार्मिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं भारत में? तो 3 तरीके की खेती भारत में की जाती है। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, नेक्स्ट है इंटेंसिव एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। तो इन सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, यानी कि आदिम सहायक खेती की। जैसे कि इसके नाम से ही पता है दोस्तों, ये बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में आ रही खेती है और इसी के बारे में हम अभी जानेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न प्लस झूम कल्टिवेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका बहुत बड़ा एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो एक हिस्से के पेड़ों को काटकर उस जगह को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न। या तो इस जगह के पेड़ों को काट दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। दूसरी बात दोस्तों, जब इस एरिया की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी तो किसान क्या करते हैं, दूसरे एरिया में जाके वही स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस इस्तेमाल करके वहाँ पे खेती करने लगते हैं और उस दौरान इस वाली ज़मीन का क्या होता है, इस वाली ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊँगी। ये वाली ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो गई, अब धीरे धीरे करके इस ज़मीन की भी फर्टिलिटी कम हो गई और ये ज़मीन इस्तेमाल योग्य नहीं रह गई है, तो तीसरी जगह भी इसी तरीके से स्लैश एंड बर्न करके खेती की जाएगी और ये प्रैक्टिस जो है पूरे जंगल में जारी रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड झूम कल्टिवेशन एंड स्लैश एंड बर्न। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली खेती है और बहुत ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फार्मर जो है ज़मीन के एक टुकड़े को क्लियर कर देते हैं और अनाज उगाते हैं उस पर। ठीक है, एंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। अभी बिल्कुल बताया है, ड्यू टू नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इस वाली जो इस तरीके की जो खेती होती है दोस्तों, इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जब अगर इस खेती में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो लंबे समय तक जो ज़मीन का टुकड़ा इस्तेमाल होता है वो कम फर्टाइल हो जाता है और जब वो ज़मीन का टुकड़ा फर्टाइल नहीं होता है तो उसको लंबे समय के लिए एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है नेचर के भरोसे और दूसरे टुकड़े पे फार्मिंग की जाती है। जब इस टुकड़े को नेचर के भरोसे छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों नेचर अपने आप इसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देता है, दोबारा से इसकी फर्टिलिटी बना देता है। ठीक है, तो इस वाली जो आपका झूम कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन है, इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता और क्योंकि इसमें कोई मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इसलिए इसको बोला जाता है आदिम सहायक खेती। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, आदिम निर्वाह खेती इसको बोला जाता है, आदि मानव के टाइम से चली आ रही है जैसे कि ये। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये देखिए इसमें साइड में इसमें जंगलों को जलाया गया है ताकि इस ज़मीन को खेती लायक बनाया जा सके, तो इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की,
तो गहन सहायक खेती इसको हिंदी में बोलते हैं। गहन सहायक यानी कि लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके की खेती में, और इसीलिए इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है गहन सहायक खेती या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, उन एरियाज में इस खेती को किया जाता है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपकी यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज में, ऐसे स्टेट्स में सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इस वाली फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इससे क्या होता है दोस्तों कि छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है, और जब ऐसा किया जाता है तो इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, सो एनर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो वही मैंने अभी बताया आपको कि इस वाली ज़मीन पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, तो इस ज़मीन पे इनर्मस प्रेशर जो है बन जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है। अगर तीसरी तरीके की फार्मिंग की बात करें हम, तीसरी तरीके की फार्मिंग है दोस्तों कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फार्मिंग जो व्यवसाय के लिए की जाए। किसके लिए? व्यवसाय के लिए की जाए, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेनली ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पस, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसको ग्रो किया जाता है, और ये लार्ज पीसीज ऑफ लैंड पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पूरी की पूरी, ये मान लीजिए आपका एक खेत है, इस पूरे के पूरे खेत पे एक ही तरीके की फसल को उगा दिया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट कमर्शियल फार्मिंग। इस वाली फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। अभी हमने गहन सहायक खेती देखी, इसमें भी लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कमर्शियल फार्मिंग में भी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वही मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, HYV सीड, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपनी फसलों की क्वांटिटी को बढ़ा सकें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक खेत पे एक ही तरीके की फसल को उगा दिया जाता है, सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो लेबरर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है, और गहन सहायक खेती में भी द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट्स, क्योंकि व्यवसाय के लिए की जाती है कमर्शियल फार्मिंग, तो मार्केट्स के लिए इसका प्रोडक्शन मार्केट को ध्यान में रख के किया जाता है। आगे अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइव एग्जांपल आपके सामने शुगर केन का है, यानी गन्ने का है। खेतों से सीधा गन्ने को जो है मिल्स में भेज दिया जाता है, शुगर मिल में शुगर तैयार होती है, और कई अदर चीज़ें हम गन्ने से बना लेते हैं। तो गन्ने को खेत से सीधा मिल में भेजना, तो दिस इज व्हाट कमर्शियल फार्मिंग का उद्देश्य होता है। प्रोड्यूस इज यूज इज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, गन्ना जो है रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, वही मैंने अभी बताया। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन ये सब आपकी कमर्शियल फार्मिंग में होती है। वही उसी तरीके की खेती दोस्तों जिससे आपकी बहुत ज़्यादा कमाई हो। कपास भी इसमें आ जाता है, ठीक है, और गन्ना वगैरह ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसका कमर्शियल फार्मिंग का एक बहुत लाइव एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर? आपने दोस्तों बाग देखे होंगे, बड़े बड़े बागान देखे होंगे। आम का बड़ा बागान है तो बहुत बड़ी ज़मीन पे सिर्फ आम के ही पेड़ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अमरूद का बागान है तो बहुत बड़ी ज़मीन पे सिर्फ अमरूद के ही पेड़ दिखाई देंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग में भी कुछ इसी तरीके का होता है। अगर एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा है तो उस पर आपको अगर गन्ना उग रहा है तो सिर्फ गन्ना ही दिखाई देगा, अगर कपास उग रहा है तो सिर्फ कपास ही दिखाई देगा। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं ना। अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। सो दिस इज व्हाट योर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज। ये जो फोटो है दार्जिलिंग के टी गार्डन की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ज़मीन पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ टी को उगाया गया है। सो दिस इज व्हाट प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किया जाता है, ठीक है। तो प्लांटेशन इसलिए क्योंकि प्लांटेशन किया जाता है आम के पेड़ों का, तो एक ही ज़मीन पे बहुत सारे आम के पेड़ उगा दिए जाते हैं, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर में किया जाता है। वही यहाँ पे बताया गया है, ए सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया
ठीक है। यूज ऑफ अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग का एक हिस्सा है क्योंकि ये, और ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेस स्थापित करता है। एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। तो ये था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कितने तरीके की खेती इंडिया में की जाती है। तो 3 तरीके की जाती है। आगे अगर हम देखें दोस्तों कि क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है, भारत में किस पैटर्न में क्रॉप उगाई जाती है, तो भारत में मौसम के हिसाब से क्रॉप्स को उगाया जाता है। 3 मौसम के फसल आते हैं भारत में, पहले रबी सीजन, दूसरा खरीफ सीजन और तीसरा है जायद सीजन। और इन तीनों में से आपको रबी और खरीफ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं दोनों सीजन से वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं रबी सीजन की, तो रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों में उगाई जाती है। जब अक्टूबर का महीना होता है तो तब से ये उगानी शुरू कर दी जाती है और दिसंबर तक इसको लगातार उगाया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर में इसको उगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए इनको विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल से जून के मौसम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो अब क्योंकि अप्रैल चल रहा है तो रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग का टाइम है ये। ठीक है, तो ये क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में इनको उगाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया सर्दियों में, और गर्मियों में इनको काट लिया जाता है अप्रैल से जून में। तो क्योंकि विंटर में इसको उगाया जाता है तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, एंड दिस इज द मस्टर्ड फील्ड। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स आपके ये रबी क्रॉप्स उगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड यूपी। आगे अगर हम बात करें वीट के बारे में दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रबी क्रॉप का एग्जांपल है वीट, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है इंडिया का। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे आपका आता है राइस। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों खरीफ क्रॉप के बारे में। तो खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। तो एक एग्जांपल तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि अब मूंगफली एक खरीफ क्रॉप होती है, और अब रेनी सीजन आने वाला है जून जुलाई में, तो अब इन मूंगफलियों को उगाना शुरू किया जाएगा। तो ये क्या होता है, मानसून की शुरुआत के साथ इनको उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, अब राइस, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है दोस्तों खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे मूंगफली भी लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस फोटो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर खरीफ क्रॉप्स। ये क्योंकि रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेनी सीजन क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स को विंटर में उगाया जाता है तो विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, और खरीफ को रेनी सीजन में उगाया जाता है तो रेनी क्रॉप्स बोला जाता है। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं जायद की, मोस्ट ऑफ यू आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा दोस्तों कि जायद होता क्या है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जायद के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो वही मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप एक सीजन आता है, बहुत कम समय का सीजन आता है। ये रबी है, ये खरीफ क्रॉप है, इनके बीच में जो सीजन आता है उस सीजन को बोलते हैं जायद सीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत छोटा सीजन होता है इन दोनों क्रॉप्स के बीच का, और ये गर्मियों का सीजन होता है। ठीक है, तो देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और समर मंथ्स के शॉर्ट सीजन में ही जायद क्रॉप्स को उगा दिया जाता है। और कुछ आपके एग्जांपल्स है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब आपके जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रबी क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ लिया, खरीफ क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ लिया, जायद के बारे में भी पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें दोस्तों राइस के बारे में, तो राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है। इसके बारे में हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? स्पेशली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो फसल है वो राइस की फसल है, चावल की फसल है, और ये खरीफ क्रॉप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। राइस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप। ठीक है, और इंडिया इज द सेकंड मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा राइस चाइना में उगाया जाता है, और उसके बाद अगर कोई देश राइस को उगाता है तो वो है इंडिया। ठीक है, इसको उगाने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है? तो टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए, और
ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, वहाँ पे राइस ज़्यादा अच्छे से उगेगा। और नमी वाला यानी कि एनुअल रेनफॉल आपका 100 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। कल्टीवेशन के एरियाज कहाँ हैं दोस्तों कि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में राइस उगाया जाता है, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों में राइस उगाया जाता है, जैसे ओडिशा के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, और डेल्टा के क्षेत्रों में भी राइस को उगाया जाता है। जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आपको पानी ज़्यादा मिलेगा, नदियाँ ज़्यादा मिलेंगी, तट मिलेंगे, वहाँ पे आपको राइस की फसल दिखाई देगी। और मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। ये सब जो है आपके मेजर स्टेट्स हैं जो राइस को बहुत बड़े स्तर पे उगाते हैं। यह तो थी दोस्तों राइस की बात। अगर अब बात करें हम वीट की बात, वीट यानी गेहूं की बात, तो गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी क्रॉप है। राइस क्या है? राइस खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप है, और गेहूं रबी क्रॉप है, ठीक है। तो गेहूं को उगाने में क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है? बहुत ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है ड्यूरिंग राइपनिंग। जब पकने का टाइम होता है तो उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है। और दोस्तों वही मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल जो बारिश का सीजन चल रहा है, बहुत आजकल जो बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी, तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि गेहूं की फसल अब इस दौरान बारिश नहीं चाहती। इस दौरान उसको सिर्फ और सिर्फ धूप चाहिए, और वो अगर नहीं मिलेगी, बारिश होगी तो फसल खराब हो जाएगी। और बहुत सारे किसानों का इन दिनों में लॉस हुआ है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब फसल पक चुकी है और पकने के बाद उसको बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग राइपनिंग, और इसमें रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और ये कैसी मिट्टी पे उगता है? लॉमी सॉइल यानी बलुई मिट्टी पे उगता है, ठीक है। अब कौन कौन से एरियाज में गेहूँ उगाया जाता है? तो गंगा और सतलुज का जो प्लेन है और यहाँ पे उगाया जाता है, प्लस ब्लैक सोइल, डेक्कन प्लेटू की ब्लैक सोइल पे उगाया जाता है। मेजर स्टेट्स आपको याद रखना है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और हरियाणा। ये 5 स्टेट, 5 में से आप दो भी स्टेट्स अगर इनके याद रख लोगे तो दैट इज़ वेल इनफ, ठीक है। राइस के बारे में पढ़ लिया, वीट के बारे में पढ़ लिया। आगे अगर हम बात करें दोस्तों मिलेट्स की, यानी कि मोटे अनाज की, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स जो हैं इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? इनको मोटे अनाज भी बोला जाता है, और बहुत ज़्यादा इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। मिलेट्स के बारे में क्या पढ़ा हमने? ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो भारत में उगाए जाते हैं। इनको कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज भी बोला जाता है, प्लस इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है मिलेट्स में आपका ज्वार, खरीफ भी बोला जाता है इसको, खरीफ क्रॉप का एक हिस्सा है ये। 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। पहला है क्या? राइस, दूसरा है वट, दूसरा है आपका वीट, और तीसरा है आपका ज्वार। ज्वार जो है भारत में उगाई जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और ये रेन फेड क्रॉप है यानी बारिश की फसल है। बारिश में इसको ज़्यादा अच्छे से उगाया जाता है। मॉइस्ट एरिया जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे चावल भी आपकी खरीफ क्रॉप है, क्यों? क्योंकि वो नमी वाले क्षेत्रों में उगती है। और इसी तरीके से ज्वार भी आपके नमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, तो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मेजर स्टेट्स कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एमपी। ये 4 मेजर स्टेट्स है जहाँ पे ज्वार उगाया जाता है। अगर मैं अब बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट की, तो मिलेट्स में और आगे आता है आपका ज्वार के बारे में हमने बात किया। अभी हम बात करते हैं बाजरा के बारे में। तो सैंडी सोइल में उगाया जाता है बाजरा, और शैलो ब्लैक सोइल में उगाया जाता है। रेतीली मिट्टी या उथली काली मिट्टी में बाजरे को उगाया जाता है। राजस्थान लीडिंग स्टेट है, और बाकी ये सब यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी उगाया जाता है, ठीक है। अब आगे आती है आपकी रागी। रागी क्या है? क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, सूखे क्षेत्रों में रागी उगाया जाता है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और येलो ब्लैक सोइल, इन तरीके की सोइल्स में रागी उगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, कैल्शियम बहुत हाई होता है, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, तो इसलिए रागी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेजर स्टेट्स में कर्नाटका सबसे ज़्यादा, इंडिया में कर्नाटका में रागी उगाई जाती है। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम में रागी उगाई जाती है। याद रखिएगा, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, पंजाब नहीं है और हरियाणा नहीं है, ठीक है।
अगर हम बात करें दोस्तों खरीफ क्रॉप मेज क्रॉप की, तो इनको क्या कि भोजन और चारा दोनों के रूप में इसको इस्तेमाल में किया जाता है, इसलिए इसको फोडर क्रॉप भी आप कह सकते हैं, यानी चारे वाली फसल भी आप इसको कह सकते हैं। तो लेकिन इसको भोजन और चारे दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। बिहार जो है, यहाँ पे ये देखिए खरीफ क्रॉप है, लेकिन इसको बिहार में सिर्फ एक बिहार ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इसको रबी के सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, तो रबी का सीजन मतलब गर्मियों का सीजन। ठीक है, कंडीशंस रिक्वायर्ड, क्या क्या कंडीशंस है? टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और कैसी मिट्टी होनी चाहिए? ओल्ड एल्यूवियल सोइल होनी चाहिए। ठीक है, इसके प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर करते हैं प्रभावित? तो जो भी मॉडर्न फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता करती है। HYV सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सारी। और मेजर कर्नाटक, वो मेजर स्टेट जहाँ पे ये आपका मेज को उगाया जाता है, तो कर्नाटका, MP, UP, बिहार, दो दो अगर याद कर लेंगे आप तो बहुत है। पल्सेस, अगर दालों की अगर हम बात करें तो दालों में क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में दालों का। ठीक है, और दालें क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ है वेजिटेरियन डाइट में, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है दालें। ठीक है, मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाई जाती हैं वो ये है तूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, ग्राम यानी चना। ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप होता है और इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप ही फर्टिलिटी को रिटेन कर लेता है। कैसे रिटेन कर लेता है? नाइट्रोजन लेता है ये ऑक्सीजन वो एयर से, और जब ये एयर से नाइट्रोजन ले लेगा तो अपने आप ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिटेन हो जाएगी। तो इसलिए पल्सेस जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहलाते हैं। इसमें मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ड्राई कंडीशंस में इसको बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। रोटेशन बेस पे उगाया जाता है, जैसे यदि आपने यहाँ पे अनाज उगा दिया, यानी आपने गेहूँ उगा दिया, तो गेहूँ काट के आप यहाँ पे पल्सेस यानी दालों को उगा सकते हैं। तो रोटेशन में उगाया जाता है बाकी दूसरी फसलों के साथ। और यहाँ पे आपकी मेजर स्टेट्स मैंने मेंशन कर दी है। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आगे हम क्या देखेंगे वो हम कल बात करेंगे दोस्तों। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।